हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। आज हम देखते हैं कंडक्टर्स। मैंने आपको बताया था, पहले बता चुकी हूँ कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर्स क्या होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है ना। अब कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं और आयनिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से कंडक्शन होता है। या फिर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन, इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होती है, बिना डिकम्पोज करे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे मेटल है या फिर ग्रेफाइट है। मेटल ग्रेफाइट क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी और मेटल ग्रेफाइट में क्या होता है, बिना उसको डिकम्पोज करवाए हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा सकते हैं। जो क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में क्या होता है, विच अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन करंट इज पास थ्रू देम, कि जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में से करंट पास आउट करवाएंगे ना, तो क्या होगी, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगा वो। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो डिसोशिएट हो सकता है आयंस में, है ना। जैसे HCl है, HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट हो सकता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगी तो H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे और आयंस मूव करेंगे, है ना। तो आयंस की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो जाएगा और आयंस की मूवमेंट होगी और आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, सोल्यूशन ऑफ एसिड या बेस एंड साल्ट इन वाटर। जैसे एसिड या बेस उसका सोल्यूशन लेते हैं, वो सारे किसके अंदर आएगा, वो डिसोशिएट होते हैं एसिड बेस, है ना। क्योंकि एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव रिलीज करता है, बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव रिलीज करता है ना। आयंस ही तो हो गई है। तो जो आयंस यहाँ पे क्या होगी, आयंस की मूवमेंट होगी। सोल्ट इन वाटर, जैसे NaCl का सोल्यूशन ले लो वाटर में, Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, तो क्या करेंगे, आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो उन कंडक्टर्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। ठीक है, समझ आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन है और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में आयंस की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन है। अब इलेक्ट्रोलाइट देखना है हमें। इलेक्ट्रोलाइट के फर्दर दो टाइप है। इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दे डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। जो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे कि HCl है, HCl मेरा ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जब जैसे ही मैं HCl का वो लूँगी, एक्वा सॉल्यूशन लूँगी ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं। ठीक है, ये तो कभी नहीं कह सकते कि 100% डिसोसिएशन होगी, वहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट होती है, ऑलमोस्ट 100% कंसीडर करते हैं। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, दे डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, वो स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगी, हाई कंडक्टिविटी होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में लो कंडक्टिविटी होगी। ये तो क्लियर है वैसे भी कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाएंगे इजिली डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, आयंस इजिली मूव करेंगे, है ना। और जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना। तो क्या होगी, कंडक्टिविटी हाई होगी। और इसमें क्या करेंगे, ये डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, कम डिसोशिएट होंगे मतलब कम आयंस बनेंगे, कम आयंस बनेंगे मतलब क्या होगी, कंडक्टिविटी भी तो कम होगी। जब आयंस ही कम है तो आयंस की मूवमेंट भी कम होगी, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। एग्जाम्पल में बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस।
जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर होते हैं। ये एग्जांपल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, यानी कि जो ईजिली डिसोशिएट हो जाते हैं और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो HCl डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। HNO3 डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव में, NO3 नेगेटिव में, ठीक है। NaOH होता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH होता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन से एग्जांपल आएंगे? वीक एसिड या फिर वीक बेस। जो वीक एसिड होंगे और वीक बेस होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH, HCN हो गया, NH4OH हो गया, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे, जो एक स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? बस जो क्या होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो डिसोशिएट ही नहीं होगा आयंस में, आयंस ही नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास आउट होगी, तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है वो किसके अंदर आएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, है ना, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट ही नहीं होती। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कंडक्शन कितनी है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो वो क्या होता है? कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है ना। तो क्या होगा? वो क्या होता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास आउट होगी ना, ज़्यादा आयंस बनेंगे, ज़्यादा आयंस की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? मतलब कम डिसोशिएट होंगे मतलब आयंस कम बनेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, है ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो कम इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। सेकेंड है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन पे कैसे डिपेंड करता है? ग्रेटर इज द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द सोल्वेशन एंड लेस इज द कंडक्टेंस। देखो, जितना बड़ा साइज होगा मेरा आयन का तो उतने क्या होगा? उसकी सोल्वेशन ज़्यादा होगी। सोल्वेशन से क्या मतलब है? जैसे आयंस का साइज अगर आपका बड़ा है तो सोल्यूशन मतलब जैसे वाटर में हमने सोल्यूशन ले रखा है तो क्या होंगे? तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे आयंस को, ठीक है। मैं आपको बता ही देती हूँ एक मिनट। जैसे कोई भी आयन है, साइज ऑफ आयन, जैसे सोडियम आयन है, ठीक है। फिर क्या होता है? सोल्यूशन से क्या मतलब है? जैसे हमने वाटर में सोल्यूशन ले रखा है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। H2O होता है ना वाटर, ठीक है। तो क्या होंगे? अन्य पॉजिटिव के चारों तरफ क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, है ना। और क्या होगा? यहाँ पे इंटरेक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और सोडियम क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ इनके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा आयन का, यानी कि सोडियम का जितना ज़्यादा जो मैंने आयन ले रखा है ना, जितना ज़्यादा उसका बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा सोल्यूशन होगी, है ना। अब मान लो ये छोटा साइज है आयन का और ये बड़ा साइज है आयन का, ठीक है। तो ये छोटा साइज है तो यहाँ पे क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे इसको, है ना। मान लो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल आ गए वाटर के, इसको मतलब 5 मॉलिक्यूल वाटर के सोल्यूशन के अंदर आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने बड़ा साइज ले लिया है इनका। अगर बड़ा साइज ले लिया तो यहाँ पे क्या होंगे? ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसको सोल्वेट कर सकते हैं, है ना। यानी कि छोटे साइज की बजाय जब बड़ा साइज का आयन लेंगे ना तो वहाँ पे सोल्वेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस होगा ना वाटर के मॉलिक्यूल के पास उसको सराउंड करने के लिए। तो बड़े साइज में क्या होगी? सोल्वेशन ज़्यादा होगी। सोल्वेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे तो क्या है? सोल्वेशन कम है तो ये इजीली जा सकता है, मूव कर सकता है इजीली। अब यहाँ पे इसकी सोल्वेशन क्या है? ज़्यादा है ना। ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इसको बाउंड कर रखा है, तो क्या होगा? ये मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगी? कंडक्टिविटी कम होगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पे बोली है कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा सोल्वेशन होगी और उतनी कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी, ठीक है, क्योंकि सोल्वेशन के बाद वो मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है कंडक्टेंस। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट हमने कैसा लिया है? आयन इलेक्ट्रोलाइट को जिस सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया ना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ वाटर के अंदर डिसोल्व किया, कि जिस सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसोल्व किया ना उसका नेचर कैसा है। जैसे अगर पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। अगर पोलर सॉल्वेंट है ना तो क्या होगा?
पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयोनाइज होगा नॉन पोलर की बजाय, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा आयनाइज होगा, मतलब आयंस इजीली बन जाएंगे, तो आयंस की मूवमेंट होगी जिसकी वजह से कंडक्टेंस होगी। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लूँगी ना तो कंडक्टेंस मेरी ज़्यादा होगी, और अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लूँगी तो मेरी कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, ये तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हुआ कि पोलर सॉल्वेंट लेने से कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना। कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता, वो क्या होती है, विस्कोसिटी होती है ना। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो क्या करेगा, आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आयंस मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस भी कम होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, हायर द कंसंट्रेशन लेस द कंडक्टेंस। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, है ना। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे, तो उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो क्या करेगा, आयन मूव नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसको स्टैटिक हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी। अब क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे मान लो 5 मॉलिक्यूल हैं, तो 5 मॉलिक्यूल वो इजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 15 मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या करेंगे, मूव करने में उनको हिंड्रेंस प्रोवाइड होगी, है ना, क्योंकि वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी, कंडक्टेंस उनकी कम होगी, है ना। यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट जल्दी डिसोसिएट होगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइट जल्दी डिसोसिएट होगा, यानी कि डिसोसिएशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से कंडक्शन भी हमारी इंक्रीज होगी, है ना। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देख ली। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के फैक्टर हमने सारे देख लिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल की स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। जैसे अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगी, तो उसकी कंडक्टेंस क्या, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो जल्दी रिएक्ट करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हुई तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा मूव करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, ये मैंने आपको पहले बताया है, ध्यान करो एक बार। उसमें सॉलिड स्टेट यूनिट में मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जैसे मेटल का केस लिया था ना वहाँ पे, कि मेटल में क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी मूव करना स्टार्ट करता है और नेगेटिव चार्ज भी मूव करना स्टार्ट करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो भी मूव करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ना मेरे, वो भी मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे उनकी मूवमेंट में। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक तो इजीली मूव कर रहा था, फ्री था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आ गए, उसको वो कुछ ना कुछ तो रोकेंगे ना उसकी मूवमेंट को, तो क्या करेगा वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम हो गई, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये ना जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। मेटालिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के लिए हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की। तो मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से। ठीक है, मैंने आपको दोनों अच्छे से बता दिए हैं और ये आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी एक बार देख लो, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है विदाउट डिकम्पोजिशन, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक में, तो है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होती है, डिकम्पोज होएगा इलेक्ट्रोलाइट तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है,
इसमें ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करती है ना, मेटालिक अभी बढ़ी है, और ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले ओम्स ने अपना एक लॉ दिया था जिसको ओम्स लॉ बोला जाता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू कंडक्टर एंड करंट I फ्लो थ्रू इट देन द रेजिस्टेंस R ऑफ कंडक्टर इज R इज इक्वल टू V बाई I। अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें से V वोल्टेज है, हमने उसको V वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। ठीक है, कंडक्टर होगा उसको कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो एक कंडक्टर को हमने V वोल्टेज अप्लाई की है और मान लो उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, ये रिलेशन दिया था ओम्स ने। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो क्या करता है, कंडक्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे कंडक्टर्स का अपोजिट कैसे, जैसे अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है ना तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी। जैसे रेजिस्टेंस यानी कि क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को, करंट की मूवमेंट को रोकता है कि कम करंट आपका जा सके। ठीक है, जैसे अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस कम है ना, रेजिस्टेंस कम है यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना तो करंट कम फ्लो करेगा हमेशा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोज करता है करंट को। R इज इक्वल टू V बाई I, ये रिलेशन दिया था ओम्स ने। ठीक है, क्या था, R इज इक्वल टू V बाई I, है ना। अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। यानी कि ओम्स इज इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। ओम्स को इस सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, ये सिंबल होता है ओम के लिए, ओम के लिए वाला सिंबल होता है। ऐसे यूनिट की अगर बात करें तो ओम क्या होगा, V बाई ए, है ना। एम्पियर, वोल्टेज के लिए सिंबल V होता है, एम्पियर के लिए सिंबल A होता है। अब 1 बाई ए को मैंने अलग रख लिया, और वोल्टेज क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। फोर्स इनटू में जितनी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने वो लिया है, तो फोर्स इनटू में L डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या होएगा, चार्ज क्या होता है, I इंटू टी होता है ना, है ना। चार्ज वही होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है ना, वही क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। अब करंट के लिए क्या होता है, करंट के लिए यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट, अगर मैं चार्ज की यूनिट की बात करूँ तो वो क्या होगी, एम्पियर। इनटू में टाइम के लिए क्या यूनिट होती है, सेकंड। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ से वर्क के लिए मैंने लिखा फोर्स इनटू में लेंथ डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए मैंने लिखा A एम्पियर इनटू में सेकंड इनटू 1 बाई ए। अब यहाँ से देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये सारे आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में L डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इनटू में सेकंड। अब यहाँ से मास की यूनिट क्या होती है, kg। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मास पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इनटू S इज इक्वल टू। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, तो आपकी यूनिट आएगी kg मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगी, सेकंड क्यूब A स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी यूनिट आ जाएगी ओम की। अब यहाँ से आपको पता है R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। यानी कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ R के, यानी कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम होगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम है ना। यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए सिंबल होते हैं G इज इक्वल टू 1 बाई आर। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, अभी बताया था।
तो करंट इसकी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स होगी। अगर रेजिस्टेंस की ओम है तो इसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स। ओम इनवर्स बोलो या फिर मो बोलो, जैसे ये ओम होता है ना OHM, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा MHO, मो। इसकी ओम इनवर्स होती है यूनिट कंडक्टेंस की, या फिर मो बोल सकते हैं, ठीक है। अब पिछली वीडियो के ना आप कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, पहले वो न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द चार्ज ऑफ रिडक्शन। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है 1 मोल ऑफ Al 3 पॉजिटिव Al। जब एल्यूमिनियम +3 से कब चेंज होगा एल्यूमिनियम में, जब हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम में, है ना। Al 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, तो हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किस में, तब किस में चेंज होगा Al में। यानी कि जब 1 मोल एल्यूमिनियम चेंज होता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम में, तो फिर चार्ज कैलकुलेट करना है उस टाइम पे, है ना। तो चार्ज के लिए मैंने आपको फैराडेज लॉ बताए थे ना, वहाँ से तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। अब चार्ज 1 मोल के लिए अगर चार्ज कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, फैराडे ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, NF। तो N यहाँ पे होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे गेन हुए हैं या फिर लॉस हुए हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का ना, तो 3 इंटू में F। फैराडे की वैल्यू क्या होती है, यही होती है फैराडे की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में इसने बोला 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से चेंज हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये रिडक्शन हो रही है और इसके अंदर हमें चार्ज बताना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए NF। अब पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, देखने से आपको पता नहीं चलेगा रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो यहाँ से आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, आई डोंट नो मुझे आपने पहले की है या फिर नहीं की है। अगर नहीं की होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है कितना, -2, ठीक है। यहाँ पे चार्ज होता है -2, तो इस पर मान लो X होता है, तो कैसे निकालते हैं, X जो इतना मेटल के ऊपर होता है, साथ में यहाँ पे -2 है ना, और तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल टू -1। यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे कितना चार्ज है, तो कितनी आएगी, -1 + 8 यानी कि 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +7 है, और +7 से वो चेंज हुआ है +2 में। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी, मुझे बता देना आपको पहले से निकालनी आती है या फिर नहीं आती है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं वैसे। इसके ऊपर मान लिया हमने X है, इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी X मान ली हमने, जो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे X ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज होता है, -8 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 8 इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज होता है उसके इक्वल रखते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, -1 है, माइनस है ना, यहाँ पे सिर्फ -1 है, तो -1 के इक्वल रखेंगे, तो X की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 7 आ गया। यानी कि यहाँ पे कितना चार्ज है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, +7, और यहाँ पे है +2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ना, 7 से 2 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होगा उसके लिए NF। N कितना है यहाँ पे 5 इंटू में F, 5 क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है ना, और इंटू में F वही F की वैल्यू रख दो फैराडेज कांस्टेंट की, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ इसने बोला हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, कितनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। वही चार्ज कैलकुलेट करना है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर की ऑक्सीडेशन करनी है। 90 ग्राम ऑफ वाटर की ऑक्सीडेशन में आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें चेंज होते हैं। वाटर की रिएक्शन क्या होती है, जब वाटर डिसोशिएट होता है तो क्या बनता है, 1 मिनट, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। N की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब यहाँ पे 90 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, अगर मैं 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करूँ ना तो फैराडे से कर सकती हूँ, फैराडे लॉ से, ठीक है। 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करते हैं
तो कितना चार्ज चाहिए वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें पता करना होता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हुई है या फिर कितना चार्ज पास आउट होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन एफ होता है ना, चार्ज निकालने का फॉर्मूला। तो एन यहाँ से 2 है और एफ कितना है 96500, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व करना, इसको सोल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी जो भी वैल्यू आएगी आपकी, सोल्व करना एक बार। उसके बाद हमें तो ये तो किसके लिए कैलकुलेशन आएगी जो आप सोल्व करोगे, ये तो चार्ज आएगा आपका 1 मोल के लिए, है ना, जबकि निकालना किसके लिए है, 90 ग्राम के लिए निकालना है ना। तो इसको भी चेंज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। कितना मास गिवन है 90 ग्राम है ना, 90 ग्राम वाटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है। यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 5 आएगा ना सोल्व करके, हाँ नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 5, ठीक है। अब जो आपने ये कैलकुलेशन की है ना, चार्ज निकालना है, ये निकालना है 1 मोल के लिए, और आपको निकालना है 90 ग्राम वाटर के लिए। 90 ग्राम वाटर मतलब 5 मोल्स ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यानी कि 5 मोल्स ऑफ वाटर के लिए चार्ज निकालना है। और जो आपने निकाला ना यहाँ से तो 1 मोल के लिए आया, तो 5 मोल के लिए निकालना, तो क्या करोगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि यहाँ पे इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा, इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से 5 2 10, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ आ गया ये, बस आपने कैलकुलेशन की, सिंपल चार्ज निकाल लिया, वो क्या होता है एन एफ होता है, वो किसके लिए होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए चार्ज निकाल लिया आपने। लेकिन आपको निकालना है 90 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, तो हमने वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, इनकी 5 मोल्स के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए निकाल लिया, 5 मोल्स के लिए निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर, ठीक है। करंट दे रखा है इसमें 1.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट। सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 60 यानी कि 600 सेकेंड। उसके बाद व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे, है ना, ये कैलकुलेट करना है कि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। तो सबसे पहले आप यहाँ से चार्ज कैलकुलेट कर लो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उससे चार्ज निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज कैसे निकालते हैं, करंट इनटू में टाइम, कि कितना करंट पास आउट हुआ, कितने टाइम के लिए पास आउट हुआ, है ना। तो यहाँ से करंट कितना है 1.5, टाइम कितना है 600 सेकेंड, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 900 कूलम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई है, यानी कि 900 कूलम आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, चार्ज कैलकुलेट किया मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास आउट करवाई है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई है 900 कूलम। अब आते हैं रिएक्शन कौन क्या हुई है यहाँ पे, कितना कॉपर के लिए क्या रिएक्शन होती है, कितना कॉपर डिपॉजिट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करने तो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कॉपर में चेंज हुआ है ना, यही रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे बहुत बार बता चुकी हूँ आपको मैं ये। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी है 2, है ना। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करूँ 1 मोल के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन 1 मोल के लिए होती है, चार्ज यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो क्या होता है एन एफ 2 × 96500, है ना। तो यहाँ से चार्ज कितना है आपका, ये जो आपकी क्वांटिटी यहाँ से सोल्व करके आएगी, है ना, यानी कि 2F, इसको मैं 2F लिख रही हूँ, यानी कि 2F डिपॉजिट कॉपर इक्वल टू 1 मोल। ये क्या होता है फैराडेज कांस्टेंट, वही तो होता है कि कितनी रिएक्शन होती है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कैलकुलेशन की थी ना फैराडे ने। तो यानी कि इतना कॉपर डिपॉजिट मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करवा रहे हैं ना तो 1 मोल का डिपॉजिट करती है ना। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा रही हूँ तो वो 1 मोल का डिपॉजिट करेगी। 1 मोल यानी कि मोलिक्यूलर मास भी गिवन है 63.5, यानी कि 63.5 ग्राम को वो डिपॉजिट करेगी। यानी कि अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाती हूँ ना तो वो 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करेगी कॉपर को।
इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास करवाती हूँ तो वो डिपॉजिट करेगी कितने कॉपर को, 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगी। और हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करवाई है, 900 कूलम पास करवाई है ना हमने। तो 900 कूलम अगर मैं करवाऊंगी तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यही तो पूछा है। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा रही हूँ तो मेरा जितना मोलर मास होता है ना उतने कॉपर डिपॉजिट होता है। तो यानी कि इतनी जब मैं 2F इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा रही हूँ तो मेरा इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं 900 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाऊंगी तो मेरा कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यही पता करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 63/5 ये चीज़ डिवाइड में आएगी, 2 × 96500, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 900। ठीक है, इसको सोल्व करना, आपको आंसर मिलेगा 0.296 ग्राम आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है ये। A current of 4 ampere was passed for 1.5 hours through a solution of copper sulfate when 3.2 ग्राम of copper was deposited। कि जब 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुई है ना और आपने कितना करंट पास करवाया, 4 एम्पियर करंट पास करवाया, 1.5 आवर्स तक करवाया, तो 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुई है और करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली पास्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, यहाँ से अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला कि कितना करंट दिया है, I/T होता है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, क्या फॉर्मूला क्या होता है, I/T कि कितना करंट पास करवाया और कितने टाइम तक पास आउट करवाया। 4 एम्पियर करंट पास करवाया और कितने टाइम तक करवाया, 1.5 आवर्स तक के लिए। अब आवर्स को चेंज करोगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर उसको चेंज करोगे सेकेंड में तो 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको सोल्व करके मिलेगी वैल्यू 21,600 कूलम। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई है जब आपका कॉपर डिपॉजिट हुआ है 3.2 ग्राम। अब 1 मोल रिएक्शन क्या होती है, Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cu में चेंज होता है, यही रिएक्शन होती है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालूँ 1 मोल के लिए, अब मैं बात कर रही हूँ 1 मोल के लिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यहाँ से निकालते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। तो यहाँ से कैसे निकालें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास क्या होती है, NF होता है यहाँ से फॉर्मूला, N कितना है 2, F कितना है, F की वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम, है ना। यानी कि और मुझे पता है कि जब मैं N फैराडेज करंट पास आउट करवाती हूँ ना, जब N फैराडेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाती हूँ ना तो 1 मोल डिपॉजिट होता है ना। फैराडेज ने यही बोला था कि जब N फैराडे पास करवाओगे ना, N फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाओगे तो आपका 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल डिपॉजिट होगा मतलब 1 मोल किसकी इक्वल है, 1 मोल इज इक्वल टू 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना, उसका मोलिकुलर वेट। यानी कि मैं बोल सकती हूँ 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट्स, कि 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इज 2F। कि जब मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगी ना तब मेरा क्या होगा, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। जब मैं NF इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगी ना हमेशा 1 मोल डिपॉजिट होता है। अब NF यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, जब मैं 2F इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाऊंगी ना तो मेरा 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल डिपॉजिट होगा मतलब 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा जब मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाऊंगी। और कॉपर यहाँ से कितना डिपॉजिट हुआ है, 3.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो 3.2 ग्राम के लिए 3.2 ग्राम कॉपर कब डिपॉजिट होगा, जब मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, कैलकुलेट करो। ये चीज़ यहाँ डिवाइड में आएगी 63.5, ये 3.2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9726 कूलम। ठीक है, यानी कि 3.2 ग्राम अगर कॉपर डिपॉजिट हुआ है ना तो मतलब वहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास आउट करवाई है। अगर 1 मोल को डिपॉजिट करना होता तो इतनी करवानी पड़ती मुझे। ठीक है, लेकिन 3.2 ग्राम ही कॉपर डिपॉजिट हुआ है, यानी कि थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी ना इतने कॉपर को डिपॉजिट करने में। तो यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है कॉपर को डिपॉजिट करने में। अब निकालना क्या है मुझे, तो करंट एफिशिएंसी निकालनी है। तो करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 9726 डिवाइडेड बाई एक्चुअली कितनी पास करवाई है आपने, 21,600 कूलम इंटू 100। ठीक है, कि
आपको पास तो कितनी करवानी थी, इतनी पास करवानी थी, है ना। 3.2 ग्राम अगर कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो इतनी पास करवानी थी, लेकिन एक्चुअली पास कितनी करवाई है, एक्चुअली 21,600 पास करवाई है। अगर मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे इतनी करवानी थी, 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करवानी है तो मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी देनी थी, लेकिन मैंने दी कितनी है, इसने बोला है ना कि 4 एम्पियर करंट दिया है 1.5 आवर्स के लिए, मैंने दी इतनी है, देनी थी मुझे इतनी और दी मैंने इतनी है। तो यहाँ से करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, जितनी देनी थी डिवाइडेड बाय जितनी आपने प्रोवाइड की है इनटू में 100, ठीक है। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 45%, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स हुए, न्यूमेरिकल्स कर लेना और जो आज करवाया वो रिवाइज कर लेना, ठीक है।